नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, आज से हम जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में, जो कि आपको डेली शाम को मिल जाया करेगी। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज़ का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य लेक्चर हमारा चल रहा है प्राचीन इतिहास का, वह जल्दी ख़त्म होने वाला है। और उसी के बाद उसी टाइम पर आपको मिलने लगेगा मध्यकालीन भारत इतिहास का लेक्चर। प्राचीन इतिहास के बाद उसी टाइम पर उसी लेक्चर में मिलने लगेगा, ठीक है। तो मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आधुनिक भारत के इतिहास को हम यहाँ से अपना कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद है कि दोनों साथ ही साथ लगभग ख़त्म हो जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, 10 से 12 दिन आपको लगने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर पूरा हिस्ट्री आपका पूर्वालोकन सीरीज़ से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बस आप जो है लगातार लेक्चर को अटेंड करते रहिएगा, ऐसा मत करिएगा कि कोई भी एक लेक्चर आपका मिस हो जाए। तो देखिए, चूंकि यह प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही चर्चा होती है इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। पूर्वालोकन में सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताया गया है, तो आपको भी पूरा फोकस होकर के करना होगा। देखिए, किसी भी टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले आपको पहले आए हुए प्रश्नों को, यानी कि परीक्षा में पहले पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी जानना जरूरी रहता है। और इस पुस्तक की महत्ता के बारे में कोई सवाल या प्रश्न चिन्ह लगाने का तो औचित्य ही नहीं बनता है। हमेशा से यह पुस्तक जो है पीसीएस प्री परीक्षाओं या फिर आईएएस प्री परीक्षाओं के लिए सदैव उपयोगी रही है। चलिए, बुक के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं बनता। हाँ, यहाँ जो चीज़ें छूट रही हैं ना, इनके बारे में आप निश्चिंत रहिए, यह सब चीज़ें आपकी छूटेंगी नहीं, ठीक है। यह भी कवर होंगी, लेकिन कब? जब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी क्या चीज़ें प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने से रह गई। तो हम करते क्या हैं कि अपने अगले सीरीज में जाते हैं। जैसे ही अपने अगले लेक्चर पर आते हैं, तो वहाँ पर आने से पहले हम जो है उस लेक्चर की शुरुआत में 5 से 10 मिनट में यहाँ पर छूटी हुई चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर से उस नए लेक्चर को, यानी नए चैप्टर को शुरू कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न पे चलने से पहले जो मित्र नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और साथ ही साथ उन मित्रों के लिए जो मित्र नए हैं, एक अन्य सूचना भी है कि आप जो है एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको करना क्या है कि जो भी लेक्चर आपके छूट गए हैं वहाँ से जाकर के उन लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिएगा, या फिर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि पूरा का पूरा पूर्वालोकन सीरीज हमारे द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा। देखिए, शुरुआत करने से पहले पहले प्रश्न में चलने से पहले आइए कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। देखिए, एस्टाडो द इंडिया यह पुर्तगीज कंपनी का नाम था, ठीक है। इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। बेरिंग द ओस्ट इंडिया कंपनी, यह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक, यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी। डेन ईस्ट इंडीज़ कंपनी, यह 1616 में स्थापित की गई थी। और सबसे अंत में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेलस, ठीक है, यह एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 में हुई थी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं, उसके बाद आने का क्रम तो यह है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। लेकिन कंपनियों की स्थापना का क्रम यह है, ठीक है। पहले जो है पुर्तगीज कंपनी बनती है, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी बनती है, फिर डच कंपनी, फिर उसके बाद डेन कंपनी और सबसे अंत में फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण या फिर स्थापना होती है। चलिए आइए प्रश्नों के माध्यम से इनके बारे में हम फिर से बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ऑप्शन है आपके पास: ए 1350 AD, बी 1498 AD, सी 1530 AD या डी 1612 AD। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1498 AD में वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तटीय बंदरगाह कालीकट आता है। उस समय कालीकट का शासक था, कालीकट में हिंदू शासन था और वहाँ का शासक था जमोरिन, ठीक। शासक के नाम का क्या था? जमोरिन नाम था, और यह एक हिंदू शासक था, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कुछ अन्य चीज़ों को भी जानते हैं। देखिए, वास्को डी गामा के आने की एग्जैक्ट डेट अगर कभी कभार पीसीएस की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो देखिए एग्जैक्ट डेट है 20 मई 1498। पुर्तगाली ही प्रथम से हुआ थे यूरोपीय थे जिनके द्वारा जो है मध्यकाल में भारत से सर्वप्रथम संबंध स्थापित किया गया था। जैसा कि हमने अभी कंपनियों की स्थापना और इनके आगमन के क्रम में देखा, हर जगह हमको पुर्तगीज ही पहले नजर आए हैं कि नहीं। तो देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा के बारे में यहीं पर बताया गया, तो यहीं से हम बात कर लेते हैं। देखिए, फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है यह 1505 में आता है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल बन करके। इसके द्वारा जो है हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति या नीला जल योजना बोलते हैं, चालू की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा। यह पुर्तगाली गवर्नर जनरल और वायसराय था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल और वायसराय था। कब आता है? या तो आता है, आने का समय इसका 1505 का है।
पुर्तगालियों की कुछ कोठियों के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है, जिसके बारे में अभी आगे और अच्छे से बात होगी। देखिए, कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली तटों पर इनके द्वारा कुछ व्यापारिक कोठियाँ बनाई गई थीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सेम है कि निम्न में से कौन जो है नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। ऑप्शन है ए द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले या डी रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, अभी भी बात हुआ फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 में प्रथम पुर्तगाली प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन करके भारत में आया था। उसी के द्वारा हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी को चालू किया गया था। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ था शांत जल नीति, या फिर अगर सीधा शब्दों से हम अर्थ निकाले तो नीला जल योजना। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। तो अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन है आपके पास ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी या डी पुर्तगाली। देखिए, प्रश्नों के बारंबारता से आप जो है परेशान मत होइए। प्रश्न जितनी बार आप लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। यही एक मात्र तरीका है प्रश्नों को याद करने का। इसीलिए यह बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको बार बार कहा गया है कि बुक यहाँ पर लेक्चर सीरीज अटेंड करने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि आप बुक को परचेस ही ना करें। आपको बुक खरीदना है। जैसे ही पहले आपको बुक खरीदने से आपको कई फ़ायदे होंगे। 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक बार तो वीडियो के माध्यम से देख लिया आपने, फिर बुक के माध्यम से आपने रिवीजन कर लिया, ठीक, फिर तुरंत जो है आपने अगली दिन समय निकाल करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में लगा करके देख लिया। यानी कि 1 घंटे को वीडियो को आप जो है 30 मिनट 25 मिनट जैसे भी आप कवर कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए, सबसे पहले मध्यकाल में भारत में किन्होंने संबंध स्थापित किया था व्यापारिक? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने ही भारत से सबसे पहले मध्यकाल में व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बारे में भी ऊपर एक्सप्लेनेशन में हमने बात की थी। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही आंसर, सीधा आंसर पे चलते हैं। 1498 एडी में वास्को डी गामा भारत आया था, 20 मई 1498 एडी में। ठीक है, कहाँ आया था? तो भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और उस समय कालीकट में जो है एक हिंदू शासक जमोरिन का शासन हुआ करता था, उसके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत भी किया गया था। अगला बताइए कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन है ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा या डी अल्बुकर्क। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। पूरा नाम इसका था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। आता है यह 1505 में प्रथम पुर्तगीज गवर्नर और वायसराय बन करके आता है। और इसके द्वारा जो है हिंद महासागर में एक नीति चालू की गई थी। कौन सी नीति थी? वह नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर जिसे हम शांत जल अथवा नीला जल योजना भी कहते हैं। चलिए अगला बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ए गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन या डी डॉन अल्मेदा। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था 1498 एडी में। ठीक है, देखिए, वास्को डी गामा द्वारा ही नए समुद्री मार्ग की खोज की गई थी भारत से व्यापार के लिए। उसके पहले जो है भारत से स्थल मार्गों द्वारा ही व्यापार होता था। निश्चित तौर पर नहीं आप ऐसा कह सकते, लेकिन हाँ, यूरोपियों को उस व्यापार मार्ग की जानकारी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर चूंकि सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है अगले प्रश्न में, एक तरफ समुद्री यात्रियों के बारे में दिया है, दूसरी तरफ उनकी खोजों के बारे में दिया हुआ है, यानी जिन मार्गों की उन्होंने खोज की। तो सुमेलित करवाने वाले प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं और सही आंसर आप स्वयं टिक लगाते हैं। तो इसे आप करिए, क्योंकि मेरे द्वारा अगर पढ़ा जाएगा तो आपको लगेगा कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वास्को डी गामा स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको सुमेलित करवाना है, इसीलिए मैं ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ता हूँ। आपको वीडियो पॉज करने के लिए कहता हूँ, तो आप वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर टिक करिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो देखिए, वास्को डी गामा जो है यह कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो कोलंबस जो है कहाँ, अमेरिका की खोज किया था ना क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और कहाँ का यात्री था? यह यात्री था स्पेन का। कैप्टन कुक की अगर बात करें तो यह ग्रेट ब्रिटेन से संबंध रखता है। और हॉलैंड की अगर बात करें, तस्मान की अगर बात करें तो तस्मान द्वारा जो है हॉलैंड, और यह हॉलैंड का था। इसके द्वारा वांस डीमेंसलैंड और न्यूजीलैंड की खोज की गई थी। ठीक है, एक बार फिर से सबके बारे में देखेंगे, अभी निश्चिंत रहिए आप। पहले यहाँ क्रम मिला लेते हैं। तो देखिए, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले का दूसरा सिर्फ एक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2 1 4 3। ठीक है, यहाँ देखिए, पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, इसने भारत के मार्ग की। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका के, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमेंसलैंड और
जो कि जिसका वर्तमान नाम तस्मानिया भी है, ठीक है। वांस डीमन्स लैंड का वर्तमान नाम तस्मानिया है। तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी किसने? हालैंड के तस्मान ने वांस डीमन्स लैंड, और न्यूजीलैंड की खोज की थी ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, स्पेन के यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी। नए समुद्री मार्गों की खोज इनके द्वारा ही की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए। ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डायज, या डी जॉर्ज ऑक्सडन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क को ही जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बाद में समझते हैं इसको। तो देखिए अल्बुकर्क का समय था 1509 से लेकर के 1515 तक। यह भारत में जो है पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर था, ठीक है। इसके द्वारा जो है एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाल की स्थापना की गई थी। देखिए फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को इसी ने ही जीता था, ठीक है। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, एक प्रश्न और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि गोवा कब से पुर्तगाली राज्य बना? तो गोवा जो है 1510 में पुर्तगाल के अधीन आ गया था, ठीक है। देखिए इस तट को जीतने ही के साथ ही पुर्तगालियों का नौसैनिक प्रभुत्व में मुहर लग गई, और साथ ही साथ उनके जो है भारत में प्रभाव बढ़ने लगे। देखिए अल्बुकर्क की एक महत्वपूर्ण योजना थी, क्या थी? यहाँ देखिए कि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था, ठीक है। अब वह अल्बुकर्क ही था जिसने भारत में पुर्तगालियों की स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से भारतीय महिलाओं से विवाह करने की बात कही थी पुर्तगालियों से, कि भैया आप भारतीय महिलाओं से विवाह करो, लेकिन यहाँ पर हमारी स्थायी बस्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, या फिर डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ठीक है। इसे हटा देता हूं तो शायद आपको दिखने लगे सारी चीज़ें सही से अब, ठीक है। तो जल्दी दीजिए आंसर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए बात हुई ना 1510 में अल्बुकर्क के द्वारा जो है बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को छीन लिया गया था, ठीक है। बाकी अन्य सभी कथन सही है। यहाँ पूछा क्या गया, कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि अंग्रेजों का पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में था, हालांकि यह अस्थायी कारखाना था। स्थायी कारखाना इनका सूरत में स्थापित किया गया था 1613 ईस्वी में। चलिए आगे बात होगी इन सब के बारे में, ठीक है। बाकी अन्य कथनों को पर भी आप ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में नहीं आते हैं, आपको पूरे प्रश्न को बाकायदा पढ़ना होता है। वहाँ पर कुछ ही सही होता है, बाकी गलत होते हैं। तो जो सही होता है वह आपके दिमाग में निश्चित तौर पर जाना चाहिए। यह नहीं कि आप सही वाले आंसर को टिक कर दें और बाकी चीज़ों पर फिर ध्यान ना दें, यही गलती होती है। फिर हम कहते हैं कि यार उस बुक को तो पढ़ना, वह बुक बेकार है, वहाँ से आंसर या फिर प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको सभी विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए, वरना मैं भी सीधे सीधे आपको ऑप्शन नंबर ए बता करके आगे बढ़ जाता। लेकिन ना मैं ऐसा कर रहा हूँ ना आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनियों ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया था, और वहीं डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने, अगर बात की जाए फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब कब्जा किया था? बताइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि नहीं? आ सकता है ना। तो 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया था। नेतृत्व किसका था? तो नेतृत्व था डुप्ले का, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। मैं बार बार ऐसी चीज़ें पढ़ूंगा तो वीडियो की लेंथ जो है या ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आप अपने से ध्यान देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट बताइए कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ए अज्जादीव में, बी कन्नानौर में, सी कोचीन में, या डी गोवा में? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगालियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इस दुर्ग का निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा किया गया था। जब उस समय वह गवर्नर नहीं था, उसी समय इसने कोचीन में किले का निर्माण या दुर्ग का निर्माण कर दिया था। गवर्नर तो यह 1509 में बनता है ना, बताया गया ना आपको,
1509 से लेकर के 1515 तक ना यह गवर्नर था, उसके पहले तो गवर्नर नहीं था, उसके पहले भी यह भारत में था। और इसी के द्वारा जो है सर्वप्रथम कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया गया था, ठीक है। और पुर्तगालियों द्वारा साथ ही साथ भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी यही था। कौन सा? कोचीन का दुर्ग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली या डी डच? चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पुर्तगाली ही पहले आए थे और उन्हीं के द्वारा जो है व्यापारिक केंद्रों की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। इनके द्वारा जो है 1509 में द्वीप भी जीता गया था। द्वीप किसके द्वारा जीता गया था? तो जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1509 में उसने द्वीप पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। 1509 में अल्मीडा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने कहाँ पर? गोवा पर अधिकार कर लिया। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने नहीं, 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने दीव पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से जो है अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को छीन लिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इनके द्वारा देखिए एक अन्य काम किया जाता था। हिंद महासागर से होकर के जो भी जहाज व्यापार करते थे ना, तो वो वहाँ से गुजरने वाले व्यापारों से कर भी वसूलते थे, ठीक है। जो हमारे हिंदुस्तानी जहाज भी अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो यह इनके द्वारा उन जहाज़ों से भी कर लिया जाता था। नहीं देने पर यह लूटपाट भी करते थे उन जहाज़ों पर। चलिए नेक्स्ट दीजिए, बताइए प्रश्न कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? ए बांदेल, बी चिनसुरा, सी हुगली या डी श्रीरामपुर? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बंगाल के जो फैक्ट्रियाँ थी उसमें जो हुगली की फैक्ट्रियाँ थी उसकी स्थापना जो है पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जानते हैं इसके बारे में और अच्छे से। तो देखिए पुर्तगाली गवर्नर था एक नीनो डी कुन्हा, ठीक। नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर था। समय था इसका 1529 से लेकर के 1538 तक का। एक सेकंड रुकिए। तो चलिए ऑनलाइन पढ़ाने में यही समस्या होती है कि कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कोई न कोई काम आ ही जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर बात हो रही थी हमारी यहाँ पर कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियाँ जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो हमने बताया था, हमें पता चला था कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप लोग भी पढ़ते रहते हो तो कोई ना कोई काम तो आता ही रहता होगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं। पुर्तगाली गवर्नर थे नीनो डी कुन्हा जी, ठीक है। समय था इनका 1529 से लेकर के 1528। कौन था? पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा थे। इनका समय था 1529 से 1538 तक का, ठीक है। इनके द्वारा मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो है मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां की स्थापना की गई थी। हुआ क्या था? तो देखिए यह पश्चिमी तट पे तो लूटपाट करते ही थे भाई लोग अपने। उसके बाद 1534 में इन्हें परमिशन मिल गई गियासुद्दीन महमूद शाह से, ठीक है, जो कि उसमें बंगाल का शासक था। उसने जो है 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को जो है सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब हुआ क्या? पुर्तगालियों ने क्या किया? पुर्तगालियों ने पूरे बंगाल में अनेक बस्तियों की स्थापना कर ली। कई जगह छोटी बस्तियां अपनी बसा ली। और फिर यह जो है करते क्या थे? चटगांव को तो यह महान बंदरगाह मानते ही थे। लेकिन 16वीं सदी के आसपास सतगांव का पतन हो गया। किस प्रकार से पतन हुआ यह मध्यकालीन इतिहास में आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। तो जब सतगांव का पतन हो गया तो सतगांव के स्थान पर इन्होंने क्या किया? हुगली को अपना नया बंदरगाह बना लिया, ठीक है। तो अब कौन से बंदरगाह बचे? चटगांव और हुगली, ठीक है। वहीं अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो चिंसुरा जो है यह चिंसुरा में डचों ने जो है गुस्तावुस किले का निर्माण करा। सीधा प्रश्न आता है कि गुस्तावुस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको जानते रहना है कि चिंसुरा में डचों ने बनवाया था गुस्तावुस किले को, ठीक। वहीं श्रीरामपुर जो है यह डेनिसों का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। श्रीरामपुर डेनिसों का प्रमुख केंद्र था और चिंसुरा में जो है डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था। देखिए हुगली बंदरगाह को ना यह पुर्तगाली लोग समुद्री लूटपाट के लिए यूज करते थे। जिस प्रकार से हिंद महासागर में इन्होंने लोगों को परेशान कर रखा था, उसी प्रकार से यह अब बंगाल की खाड़ी में आ गए हुगली बंदरगाह पर। यहाँ से वहाँ से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों पर यह बाकायदा एकदम लूटपाट एकदम उत्पात मचाए हुए थे। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे।
कथन 2 है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और कथन 3 है कि अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। आपको बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2, 3। देखिए कई बार एक चीज़ बताया हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ ताकि जो मित्र नए जुड़े हैं उनको भी जानकारी हो। देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न आए ना, कौन सा से कथन सही हैं, तो आपको एक साइड का लेके चलना है, या तो कौन सा पढ़ लीजिए या तो कौन से पढ़ लीजिए, और जो इधर से पढ़े वहीं इधर से पढ़िए। कौन से कथन सही हैं, ठीक, कौन सा कथन सही है। ऐसे इस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ने में आसानी होती है। यहाँ तो छोटी सी बात है, कभी कभी काफ़ी लंबे लंबे कथन शब्द इस तरफ और इस तरफ प्रयोग किए जाते हैं, फिर इस तरफ और इस तरफ भी प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको करना क्या है, इधर का जो पढ़ रहे हैं वही इधर का पढ़िए, इधर का पढ़िए। अगर इधर से शुरू कर रहे हैं तो इधर से पढ़िए, इधर से पढ़िए और इधर से पढ़िए, ठीक। चलिए यहाँ बताइए, ठीक है। सही आंसर इसका देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति थी पुर्तगीज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डेंस लोगों का कब्जा होता है, फिर जो है यहाँ पर डच भी आ जाते हैं। उसके बाद 1673 में पांडिचेरी में आते हैं फ्रांसीसी आ जाते हैं 1673 में। इन्होंने यहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थी, लेकिन बाद में हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने 1793 में पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, और इनके द्वारा जो है बाद में क्या हुआ, 1814 में एक संधि होती है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच। तो फिर इन्होंने पेरिस की संधि होती है, सीधा सीधा बता दूं आपको, 1814 में पेरिस की संधि होती है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में। तो तब इन्होंने किया क्या, तब इन्होंने जो है पेरिस की संधि का अनुसरण करते हुए पांडिचेरी को फ्रांसीसियों को लौटा दिया था, ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए पांडिचेरी में सर्वप्रथम उपनिवेश तो पांडिचेरी था पुर्तगालियों का, ठीक। पुर्तगाली कहाँ है, पुर्तगालियों का सर्वप्रथम उपनिवेश पांडिचेरी था। पुर्तगालियों के बाद यह जाता है डेन्स के कब्जे में, ठीक है। डेन्स के बाद यह जाता है डचों के कब्जे में। डचों के बाद यहाँ पर आते हैं 1673 में फ्रांसीसी, ठीक। फ्रांसीसियों से यह क्षेत्र छीन लिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा 1793 में, ठीक। लेकिन 1800 ब्रिटेन, ठीक। लेकिन 1814 में पेरिस की संधि के द्वारा जो है यह वापस से फ्रांसीसियों के पास चला जाता है। पेरिस की संधि के द्वारा यह वापस से फ्रांसीसियों के पास चला जाता है, ठीक है। अंततोगत्वा पांडिचेरी फ्रांसीसियों के पास रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए सारी चीज़ें सीक्वेंस से दी भी हुई हैं, इसीलिए कहता हूँ कि बुक को भी आप अवश्य रूप से खरीदिए, और जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे आप रिवीजन करिए, देखिए कितना आसान हो जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट बताइए कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। सही है आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। यह लूटपाट ही करते थे भाई लोग। नेक्स्ट बताइए कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। सही आंसर है सी, पुर्तगाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नक, सी गैरोल्ड अंगियार या फिर डी विलियम नॉरिस। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, ठीक, ऐतिहासिक रूप से। लेकिन हाल फिलहाल में 2003 में कलकत्ता न्यायालय द्वारा जो है एक फैसला दिया गया था, कहा गया था कि जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व भी कलकत्ता अस्तित्व में था, ठीक है। इसी वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक है। लेकिन जब भी प्रश्न आएगा तो आपको यही लगाना है जॉब चार्नक ही, और किसी के साथ नहीं जाना है। यह कहाँ का प्रमुख था, तो कासिम बाजार, उस समय जो कलकत्ता की प्रमुख फैक्ट्री हुआ करती थी वहाँ का प्रमुख था जॉब चार्नक, ठीक है। इस कासिम बाजार का प्रयोग जो है अंग्रेज लोग व्यापार के लिए करते थे, ठीक है। और इनके द्वारा जो है हुगली के स्थान पर सूतानौती या सूतनौती को चुना गया, जिसे ही हम आधुनिक कलकत्ता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बताइए कि कलकत्ता किसने बसाया। ऑप्शन है ए जॉन सरमैन, बी वास्को डी गामा, सी वारेन हेस्टिंग और डी सही जॉब चार्नक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ बताइए कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की। ए पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच या डी डेनिश। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, डच, ठीक है। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना वास्तविकता में अगर देखें तो वह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। निश्चिंत रहिए, नीचे आपको दिखाया जा रहा है। देखिए इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जो संयुक्त पूंजी होती है ना, मतलब शेयर होते हैं, शेयर वाली कंपनियाँ होती हैं, ठीक है।
तो संयुक्त पूंजी कंपनी 1509 ईस्वी में लंदन में स्थापित की गई थी भारत से व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम, ठीक है। और इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन विकल्प में देखिए कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की गई नहीं ना, तो आपको सही आंसर क्या करना है, जब उसके बाद की स्थिति हो, ठीक, यानी कि डच। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन है ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। या फिर डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में ही उनके द्वारा फोर्ट विलियम किले का निर्माण करवाया गया। 2 किले हो गए डचों के, कौन कौन से, एक तो गुस्तावसु किला हो गया जो कि इन्होंने चिंसुरा में बनाया था। याद करते चलिए, देखिए याद होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि वहाँ प्रश्न गया तो आप भूल गए, नहीं। एक इन्होंने चिंसुरा पे बनाया था जिसका नाम था क्या, चिंसुरा में एक किला इनके द्वारा डचों के द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था गुस्तावसु। और दूसरा किला हम यहाँ से देखते हैं, क्या नाम था दूसरे किले का, फोर्ट विलियम। कहाँ पर यह किला था, आधुनिक कोच्चि में, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक सेकंड, नीचे थोड़ा सा एरर आ गया है, उसे मैं सही कर देता हूँ। चलिए यहाँ बताइए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। सी, या फिर अंतिम कथन डी, उपर्युक्त तीनों। थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करते हैं, ऐसे होगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीन के तीनों ही कथन सही है, ठीक है। भारतीयों में उसमें राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, और साथ ही साथ भारतीयों में जो है सैनिकों में भी राष्ट्रीय भावना की कमी थी जिसके फलस्वरूप जो भी उन्हें अच्छा पैसा दे वह उसी की सेवा में लग जाते थे। इसका फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उस समय की यूरोपियन कंपनियों द्वारा उठाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है ए, फिर से पढ़ देता हूँ कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है ए, लीवेंट कंपनी। बी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सी, दी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। या फिर डी, ओस्टेडो कंपनी। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लीवेंट कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी लीवेंट को ही सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार हुआ था, लेकिन मार्ग अलग था। कौन सा मार्ग था, मार्ग था स्थल मार्ग, ठीक है। स्थल मार्ग से लीवेंट कंपनी को 1593 में ही भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था। वहीं 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको समुद्री मार्ग से व्यापार करने का सर्वप्रथम अधिकार मिला था। लेकिन अगर बात करें संपूर्ण रूप से कि किसको सबसे पहले मिला था, तो सबसे पहले लीवेंट कंपनी को मिला था, समझ गए आप। चलिए आगे देखिए इसमें क्या बताया गया। तो देखिए 1702 में एक कंपनी आती है न्यू इंडिया, ठीक, तथा महारानी एनी, ठीक, न्यू इंडिया, न्यू कंपनी और महारानी एनी के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया। किसने, इसी कंपनी ने, लंदन ट्रेडिंग टू द, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडीज कंपनी, जो कि बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नाम से हुई थी। पहले तो इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी, महारानी एनी और न्यू कंपनी के बीच 1702 में एक एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट के तहत यह था कि कंपनी जो है 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, ठीक है। यानी जो यह कंपनी बनी थी, लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज कंपनी जो यह बनी थी, यह 7 साल के अंदर खुद को बंद कर देगी। और 1709 में
दोनों कंपनियां यानी कि न्यू कंपनी और लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों कंपनियां मिल करके एक संयुक्त कंपनी बनाएंगी जिसका नाम होगा यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज़। ठीक है, पहले जो है इसका नाम शुरू होता था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, लेकिन अब यहाँ इसका नाम कहाँ से शुरू हो रहा है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स से। ठीक है, और इसी कंपनी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी कंपनी को, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ कंपनी को ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ बताइए कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर। ठीक, ईस्ट लंदन की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1600 में ना, है कि नहीं। और अंग्रेज अकबर का शासनकाल कब से कब तक का था बताइए, अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1600 तक का था। 1600 तक नहीं, 1605 तक का काल था अकबर का। तो इसी बीच में तो इसी कंपनी की स्थापना हुई थी, है कि नहीं। कब स्थापना हुई थी, 1599 में इस कंपनी की स्थापना हो गई थी और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जो है इसको समुद्री मार्ग से व्यापार करने की छूट भी दे दी गई थी। यहाँ देखिए सितंबर में लंदन में कुछ व्यापारियों ने, एक नाम आता है यहाँ पे लॉर्ड मेयर, ठीक, इसी की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई थी और इन व्यापारियों ने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया था जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। ठीक है, इस दौरान भारत का शासक 1556 से 1605 तक बादशाह अकबर हुआ करता था। ठीक है, अब तो कोई चीज़ नहीं भूलेगी। नेक्स्ट बताइए कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। अकबर का काल अभी अभी आपको बताया गया है। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, अरे ए कह रहा हूँ बी जहांगीर। ठीक है, इसी के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी द्वारा भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। सर्वप्रथम कारखाना इनके द्वारा 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाया गया था और उसके बाद यह कारखाना अस्थायी था, लेकिन बाद में स्थायी कारखाना भी 1613 ईस्वी में इनके द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना बनता है, 1613 में सूरत में स्थापित एक प्रथम स्थायी कारखाना बनाया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न बताइए कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट या डी सूरत। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरत, ज़्यादा सोचने साचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बारे में जो यहाँ बातें की गई इनके बारे में जानना ज़रूर से ज़रूर और अत्यंत आवश्यक है कि देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि सूरत से मुगल दरबार 1608 में आया था, यह निराश होकर के लौट जाता है वापस और इसको परमिशन नहीं मिलती सूरत में फैक्ट्री की स्थापना के लिए। ठीक है, सूरत में फैक्ट्री इसके द्वारा स्थापित करने के लिए परमिशन लेने के लिए आता है मुगल दरबार में, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली तो यह वापस लौट जाता है। लेकिन 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी कैप्टन मिडल्टन को जो है सूरत के समीप 1611 में जो है पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद एक कैप्टन थे, कैप्टन मिडल्टन, वह सूरत के नज़दीक स्वाली जामक स्थान पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा जो है वहां के मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है या प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, किसको मिली थी अनुमति व्यापार करने के लिए, कैप्टन मिडल्टन को व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी मुगल गवर्नर से सूरत में। ठीक है, तो एक अन्य तथ्य यहाँ पर है कि कैप्टन थॉमस बेस्ट का नाम आता है, इनके बारे में भी जानिए। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा ही सूरत के बंदरगाह की विजय किससे, पुर्तगालियों से। ठीक है, कैप्टन थॉमस ने पुर्तगालियों को हरा करके सूरत के बंदरगाह पर जो इनका एकाधिकार था उसको तोड़ दिया और उसको भंग कर दिया, या यूँ कह सकते भंग कर दिया या तोड़ दिया। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है कि अंग्रेज़ों को 1613 में सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल गई और अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। समझ गए आप, क्रम समझे। सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है यह प्रयास करता है कि मुगल बादशाह से परमिशन मिल जाए, तो यह मुगल दरबार आता है 1608 में, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिलती और अंततोगत्वा यह निराश होकर के लौट जाता है। बाद में 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी कैप्टन मिडल्टन को
सूरत के समीप स्वाली नामक स्थान पर पहुंचने में सफलता मिल जाती है और वहां पर मुगल गवर्नर से व्यापार करने की भी अनुमति मिल जाती है। ठीक है, अब जब व्यापार करने की अनुमति मिल गई तब आते हैं कैप्टन थॉमस बेस्ट हमारे। ठीक है, और इनके द्वारा जो है सूरत बंदरगाह जो उस समय पुर्तगालियों के एक छत्र राज के अंतर्गत था, तो कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा जो है पुर्तगालियों को हरा दिया जाता है और उनके एकाधिकार को चुनौती देने के साथ साथ ही ख़त्म भी कर दिया जाता है। तो जैसे ही यह निरंतरता समाप्त होती है तो उसके बाद जहांगीर द्वारा प्रसन्नत होकर के 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन दे दी जाती है। किसको? अंग्रेज़ों को। समझ गए? चलिए, कन्फ्यूजन होगी तो फिर से बता जाए, बहुत ही सिंपल है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ए पुणे में, बी गोवा में, सी पौंडीचेरी में या डी सूरत में। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में जो है प्रथम फैक्ट्री की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो या डी जोसिया चाइल्ड। चलिए, अभी बात हुई थॉमस बेस्ट थे, वह थॉमस रो नहीं थे। कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा जो है पुर्तगालियों को हराया गया था। ठीक है, कहाँ पर? या तो सूरत बंदरगाह आएगा या फिर स्वाली आएगा। स्वाली पर व्यापार करने की परमिशन सबसे पहले किसे मिली थी? तो मुगल गवर्नर के द्वारा व्यापार करने की परमिशन कैप्टन मिडल्टन को मिल गई थी, पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी। ठीक है, और उसके पहले एक बार प्रयास किया गया था कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा, लेकिन इनका प्रयास निरर्थक साबित हुआ और यह वापस होकर के लौट आए। 1608 इसलिए लिख रहा हूँ कि यह 1608 में जाते हैं। 1611 में कैप्टन मिडल्टन जाता है अंग्रेज दरबार, मुगल दरबार में। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने या डी पुर्तगालियों ने। चलिए, सही आंसर इसका क्या है बताइए? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम जो है सूरत में अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी और यह अनुमति प्राप्त करने वाला अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन विलियम हॉकिंस मत लगा दीजिएगा, विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिल पाई थी और वह निराश होकर के लौट आया था। परमिशन किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, और सूरत में इसके बाद 1616 में डचों द्वारा फैक्ट्री लगाई गई और बाद में 1668 में फ्रांसीसियों द्वारा भी सूरत में फैक्ट्री लगाई गई थी। देखिए 1668 में जो फ्रांसीसियों द्वारा जो है फैक्ट्री लगाई गई थी, यह फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री थी। अंग्रेजों द्वारा जो है 1613 में फैक्ट्री लगाई गई थी, यह अंग्रेजों की प्रथम स्थायी फैक्ट्री थी। ठीक है, दोनों ही सूरत में स्थापित की गई थी। समझ गए आप? चलिए, बीच में आते हैं 1616 में डच, इनके द्वारा भी सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके पहले 1611 वाली बात तो हमारी हो गई है, सर्वप्रथम कारखाना जो था अस्थायी। नेक्स्ट बताइए कि वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। सीधा आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सूरत। अगला बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ए सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे या डी पणजी। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूरत। ठीक है, पहली फैक्ट्री और पहली वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन्होंने सूरत को ही बनाया था। बाद में इस वेस्टर्न प्रेसिडेंसी को इन्होंने सूरत से स्थानांतरित करके बॉम्बे में कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, सी डेनिशों से या डी पुर्तगालियों से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को लिया था। हुआ क्या था कि जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, कौन? चार्ल्स, राजकुमार नहीं सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के राजकुमार नहीं थे। तो चार्ल्स द्वितीय ने अपना विवाह कर लिया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ 1661 ईस्वी में। ठीक है, और इसी में इनको दहेज स्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई को दे दिया, दहेज या उपहार स्वरूप दे दिया। अब इनका क्या काम था? सम्राट चार्ल्स द्वितीय करते क्या, या तो यहाँ आकर के देख नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई किराए पर दे दिया? 10 पाउंड वार्षिक किराया। सोचिए 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था चार्ल्स द्वितीय ने। चलिए अगला देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? ए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ऑप्शन है ए आंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर या डी सर निकोलस वेट। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया गया था। बाद में इनके द्वारा माफ़ी मांग ली गई तो उसने माफ़ भी कर दिया था। कितना बड़ा दिल था उसका, है कि नहीं? देखिए बम्बई का अंग्रेज गवर्नर जो था जॉन चाइल्ड, इसके द्वारा 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया गया और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का भी प्रयास किया गया। इसी से औरंगजेब रुष्ट हो गया और उसने जो है इनको जो है भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। बाद में मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः सर जॉन चाइल्ड ने इनसे माफ़ी मांगी। थोड़ा और डिटेल चर्चा के लिए मध्यकालीन इतिहास में होगी, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ए, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। यह मात्र एक तात्कालिक कारण था, वास्तविक कारण तो यही था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। ठीक है, यह उसी का विस्तार था जो कि भारत में भी हुआ। अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया और इसी के फलस्वरूप युद्ध की शुरुआत हुई प्रथम कर्नाटक युद्ध की। ठीक है, हुआ कब था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो यह चला था 1746 से लेकर के 1748 तक। तो यहाँ हम भी यह भी जानते चलिए कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कब से आरंभ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हुआ था 1740 में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए उस समय जो है एक कैप्टन थे अंग्रेज, कैप्टन बर्नेट थे। इनके द्वारा अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया और यही युद्ध का तात्कालिक कारण हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ए, अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी, अंग्रेज व डच, सी, अंग्रेज व मराठे या डी, हैदर अली व मराठे। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक युद्ध जो हुए ना तीन के तीनों युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए। विभिन्न कारण रहे इनके। चलिए यहाँ देखिए, तो यह सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने सही आंसर को टिक करेंगे। चलिए अब तक आपने अपने आंसर को टिक कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो सही आंसर क्या हो सकता है इसका बताइए। प्रथम कर्नाटक की युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो प्रथम कर्नाटक की युद्ध समाप्त होता है एक्स-ला-चैपल की संधि या सापेल की संधि के माध्यम से, यानी कि पहले का चौथा। ऑप्शन नंबर सी सही, तीसरे का पहला। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक हो गया। प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी, है कि नहीं? आइए सबके बारे में फिर से देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपल या फिर सापेल की संधि से इसका अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक की स्थिति में बंद हो गया था और प्रथम कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश लोगों की हार हो गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए, यहाँ सबके समय का दिया हुआ है। ठीक, कब कब कौन कौन सा युद्ध हुआ, तो बताइए समय को भी। यह भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से वीडियो को पॉज करिए और अपने सही आंसर को टिक करिए और मैं आराम करता हूँ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1750 से 52 में तृतीय कर्नाटक युद्ध नहीं हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर के 1754 तक। यही वह युद्ध था जो कि अनिर्णायक हुआ, इसका कोई निर्णय नहीं हो सका। इसी कारण तत्काल ही 1758 से 63 में तृतीय कर्नाटक युद्ध भी हो गया कि भैया पिछले वाले में कुछ फैसला हुआ ही नहीं तो अगले में लड़ाई तो होनी ही है, इसीलिए फैसला कर लिया करिए जब झगड़ा वगड़ा करिए।
वैसे किया ही मत कीजिए। चलिए देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748 तक, जिसका अंत होता है एक्स-ला-सैपल संधि के माध्यम से। वहीं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि अनिर्णायक स्थिति में रहा, और यह युद्ध होता है 1749 से 1754 के बीच। तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से 1763 के मध्य, और अंतिम यानी कि पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था। यहाँ पानीत लिख दिया गया, पानीत नहीं पानीपत होगा। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, देखिए भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो निश्चिंत रहिए, कहीं भी कर्नाटक युद्ध की बात करें तो आप लगा दीजिएगा भैया, भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे कर्नाटक का युद्ध। बताइए, धरती हमारी, देश हमारा, राज्य हमारा, और लड़ वो रहे हैं। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? ए क्लाइव, बी डुप्ले, सी अल्बुकर्क, या डी वारेन हेस्टिंग? चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, डुप्ले ही वह पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय भूभाग को अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के भी झगड़े में भाग करना अपना अधिकार समझा था। यहाँ देखिए, इसी के द्वारा वह सहायक संधि का कॉन्सेप्ट भी लाया गया था, जिसका लाभ बाद में अंग्रेजों ने उठाया। देखिए इसके बारे में जीबी माल्सन लिखते हैं डुप्ले के बारे में कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया है कि नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। ठीक है, समझिए चीज़ों को। नेक्स्ट बताइए कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। चलिए 1668 सूरत प्रथम स्थायी कारखाना फ्रांसीसियों का, और प्रथम स्थायी कारखाना अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने लगाया और वहाँ इंग्लिश ब्रिटेन का ऑप्शन रहे तो 1613 में। उनका अस्थायी कारखाना 1611 मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। बीच में एक कारखाना आता है डचों का 1616 में। यह कहाँ था? यह भी सूरत में ही था, याद हो जाना चाहिए। देखिए थोड़ा सा ये इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बता दिया जाएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखिए कंपनी का नाम सबसे पहले जानिए, तो कंपनी का नाम था देश इंदेश ओरिएंटेलस। ठीक, यह फ्रांसीसी कंपनी थी। इसका निर्माण हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में, और इनके एक मंत्री थे काल्बर्ट। ठीक, लुई 14वें के मंत्री थे काल्बर्ट, जो कि जिनके द्वारा ही 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसका वास्तविक नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटेलस। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी देखिए यह एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनियों का सारा खर्च कौन देखता है? सरकारी कंपनी का सारा खर्च राज्य देखती थी, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी का जिसका निर्माण राज्य के द्वारा हुआ था, तो इसका खर्च भी राज्य ही देखता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो, ठीक 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत आया था। ठीक है, जिसने 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाने की स्थापना भी की थी। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? ए लुई 14वें के शासनकाल में, सीधा आंसर कर लीजिए। ए लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। स्थापना किया गया था इसके मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 में। कंपनी का नाम था देश इंदेश ओरिएंटेलस। यह एक सरकारी कंपनी थी, यानी कि इसका खर्च वगैरह सब कुछ सरकार देखती थी। 1667 में यह कंपनी फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल के साथ भारत आई, जिसके द्वारा जो है 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? अब तो सीधा आंसर बता सकता हूँ ना, ए काल्बर्ट को। ठीक है, ए काल्बर्ट नहीं, सी काल्बर्ट। नेक्स्ट बताइए कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, या डी श्रीरामपुर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी चिंसुरा। ठीक है, आइए थोड़ा सा आप डचों के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए बंगाल के पिपली में सबसे पहले डच कंपनी बनाई गई, वही पिपली लाइव। ठीक, तो बंगाल के
बंगाल में डचों ने सबसे पहले पीपली में 1627 में अपनी कंपनी स्थापित की। कुछ दिनों बाद ही डच चले गए पीपली से बालसोर। और बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में अपनी फैक्ट्री का संचालन किया, लेकिन बाद में 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन चिंसुरा बताया गया। ठीक है, यानी कि कहीं भी रहेगा। तो चिंसुरा फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो चिंसुरा फैक्ट्री की स्थापना डचों द्वारा 1653 में की गई थी। आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पर है? तो हुगली बंगाल में यह जगह है। ठीक है, अब देखिए डचों ने कहाँ कहाँ अपना गांव बनाया था, या गांव कह रहा हूँ, कारखाना कहाँ कहाँ बनाया था। तो देखिए 17वीं शताब्दी के समाप्त होते होते डच कंपनियाँ कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालसोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। कहाँ कहाँ फिर से बता देता हूँ। तो देखिए कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर डच कंपनियां स्थापित हो चुकी थी 17वीं शताब्दी के अंत होते होते। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ए 1601, बी 1632, सी 1774 या फिर डी 1651। या था ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। 1632 में डचों द्वारा पटना में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 1653 में डचों ने कहाँ बनाया था? चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। 1627 में पिपली में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। सीजे को डेट वाइज नहीं तो सन वाइज तो आपको याद रखने का प्रयास करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, इधर उधर की बातें यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन में की गई हैं कि नहीं। और इसको मत पढ़िए। जैसे कि वर्तमान में जो डच फैक्ट्री थी पहले, उसका वही वर्तमान में पटना कॉलेज है। कहीं भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बताइए कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि ए डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। हुआ क्या था कि जब ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उस समय इतना ज़्यादा फ्रांस को नुकसान हो गया था कि उसकी नौसेना सबसे कमज़ोर हो गई थी, जबकि अब ब्रिटिश सेना जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई थी और अंग्रेज़ों के पास एक शक्तिशाली सेना तैयार होकर के खड़ी हो गई थी। तो फिर जाहिर सी बात है फिर अन्य युद्धों में कौन कौन जीतेगा। तो दक्कन में जो शक्ति आंदोलन ये इनका प्रयास हो रहा था फ्रांसीसियों का स्थापित करने का, वह वहीं से फेल हो जाता है और फेल करने का उत्तरदायित्व जाता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध को, जिसको सप्तयर्ती युद्ध में फ्रांसीसी जल शक्ति को जो हरास हुआ या फिर जो नुकसान हुआ, अंग्रेज़ों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया था। चलिए अगला बताइए, तिथि लगाना है कालक्रम से। तो बताइए निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। आपको क्रम लगाना है, पहला अंग्रेज, दूसरा डच, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा पुर्तगाली। कूट बताना है, कूट है नीचे ए 1 2 3 4, बी 4 2 1 3, सी 3 4 2 1 या डी 2 3 4 1। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 4 2 1 3। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर बताइए फिर अंग्रेज आते हैं और सबसे अंत में 1667 में फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांसीसियों से पहले डेन भी आए थे, भूलिएगा मत। यह सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है और आप मिलाएंगे इसको सुमेलित करवाएंगे। तो चलिए अब आप इस प्रश्न को सुमेलित करवाइए। बस निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा ही बचा है, ख़त्म होने वाला है। चलिए अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। मैं तो इधर उधर की बातें करता ही रहता हूँ। देखिए पांडिचेरी जो है यह फ्रेंच के अधीन था, कई बार बात हुई। अंततोगत्वा 1814 में यह पेरिस की संधि के माध्यम से फ्रेंच लोगों के पास आ जाता है। ठीक है, गोवा पुर्तगीजों के पास था, यह आता है हमारे पास आता है 1900 ईस्वी में। ठीक है, 20वें दशक 20वीं शताब्दी में बोलेंगे ना भाई, 20वीं शताब्दी ही बोलेंगे। नेक्स्ट ट्रान के बाद जो है यह डेनिश या डेनों के अधीन था। वहीं सद्रास जो है, अब एक ऑप्शन बचता है, सीधे वहीं पर चल देते हैं भाई, क्यों इतना परेशान होते हैं। डच, आइए क्रम मिलाते हैं, 1 का 2, अरे वाह 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 वाह, इतना सरल विकल्प, 2 3 4 1। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि नहीं।
चलिए आइए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, निश्चिंत रहिए। देखिए, पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश या डेन यस, और अंततोगत्वा सद्रास जो है यह डचों के अधीन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है आपके पास ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। चलिए, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात, डी असम। तो अभी अभी बताया गया ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक, अफीम और सोरा या सीरा के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था बिहार उस समय। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी रूप से सबसे अंत में आए। ये पूछा जाए, फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। प्रश्न थोड़ा इधर उधर करके आया तो IES है ना। ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। क्या करिएगा, कंप्यूटर से जब ट्रांसलेट होकर के प्रश्न आएंगे तो वह इसी प्रकार से आएंगे। गूगल बाबा अपने थोड़ा सा इधर उधर, हिंदी उनको नहीं आती है अभी अच्छे से, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए तो बताइए, देखिए फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, इसके बारे में बात की गई थी आपसे। 1664 में ही फ्रांसीसी आ पाए थे बेचारे, 1667 में ना। देखिए क्रम दिया हुआ है सबका। 1498 में पुर्तगाली आते हैं, 1605 में डच आते हैं, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी आते हैं। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ए है नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी है सूरत, भरूच, आगरा, सी है कोचीन, अहमदाबाद, पटना या डी उपरोक्त सभी। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए इस संदर्भ में जब भी ऐसे प्रश्न आए ना, यहाँ डच की जगह अगर ब्रिटिश रहता तब भी आप यही आंसर टिक करना। आप यहाँ अगर डच की जगह फ्रांसीसी रहता तब भी आप यही आंसर टिक करना, क्योंकि सभी लगभग कहीं कहीं किसी न किसी प्रकार से कहीं हर जगह से संबद्ध थे। ठीक है, हाँ कुछ स्पेसिफिक आ जाए तो वहाँ ज़रूर विचार कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया और आप जो है आँख बंद करके वही लगाते पड़े हैं। थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज किया करिए भाई। चलिए देखिए, भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। पटना और आगरा पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है आपके। मैं आपका विशेष ध्यान यहाँ पर मांगना चाहूँगा, पटना और आगरा पर। बाकी अन्य को आप लगा सकते हैं। चलिए अगला बताइए कि पहला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कथन है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और कथन 3 है कि तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों को भारत की देन थी। ए है केवल एक, बी है 1 और 2 दोनों, सी 2 और 3 या फिर डी कोई भी नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर जो है हमारे पुराने शासक शेरशाह सूरी द्वारा जो है राजस्व वसूली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मध्यकाल में विस्तार से चर्चा होगी। नेक्स्ट, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग यह बाबर के समय से ही भारत में होता आ रहा है। ठीक है, और अकबर का तो एक आयुध निर्माण का बाकायदा कारखाना था जिसमें बड़ी छोटी हर प्रकार की तोपें तैयार होती थी। नेक्स्ट, तंबाकू और लाल मिर्ची, यह भाई अपने पुर्तगीज भाई आए थे ना सबसे पहले, यह जर्दा तंबाकू सुपारी सब लेके चले आए थे। ठीक है, सुपारी नहीं, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती भारत में पुर्तगालियों द्वारा शुरुआत की गई थी। चलिए लेक्चर के सबसे अंत प्रश्न की तरफ हम आते हैं, और यहाँ चलने से पहले आप जो है अभी एक शिकायत का समाधान करते हुए जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप जो है शिकायत कर रहे हैं, आपसे एक शिकायत है मेरी कि आप वीडियो को लेक्चर को लाइक नहीं करते हो भाई, और साथ ही साथ अन्य मित्रों से शेयर नहीं करते हो। ऐसा क्यों करते हो? मत किया करिए, थोड़ा सा आप भी मोटिवेट करिए ना। चलिए बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। पूछा जा रहा है और अपने अर्धशतक की पूछा जा रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ए वारेन हेस्टिंग, बी जीबी मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव या फिर डी हेनरी डुंडास। चलिए
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। जीबी मैकाले द्वारा यह कहा गया था कि कंपनी तो एक असंगति है, लेकिन यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, देखिए जीबी मैकाले के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो देखिए जीबी मैकाले 1834 से लेकर के 1838 तक भारत में सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था। ठीक है, लॉ कमीशन का यह प्रधान भी रहा। इसी के द्वारा जो है भारत की जो आईपीसी दी इंडियन पैनल कोड है उसकी पांडुलिपि या स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। यह जो है इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव को भी डाला गया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में जीबी मैकाले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में। अगला लेक्चर कब आएगा? तो अगला लेक्चर आएगा आपके पास कल। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।